Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome grade 9 in your biology class. As we have started chapter number 4 in our previous lesson, and now in the today's lesson we are going to discuss page number 54 and 55 with the topic electron microscope. So today's topic is about the electron microscope. Electron microscope. In the previous lesson I told you about the light microscope. Now in this topic electron microscope we are going to discuss some of the important or advanced technologies which are applied in the electron microscope. So what is electron microscope? Basically it is the most advanced form of microscope. What is the most common thing in it? It is the advanced form. Why it is called the advanced form of microscope? इसे हम एक तरक्की याफ्ता माइक्रोस्कोप कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइक्रोस्कोप जो है वो हमारी जो साइंस की दुनिया है उसमें एक रिवॉल्यूशन लेकर आया, एक इनकलाब उसने बर्पा किया और इससे हमने वो तमाम चीज़ें जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आती थी डिटेल स्ट्रक्चर के साथ नज़र आई. सो बेसिकली ऑन विच प्रिंसिपल डज इट वर्क? So heading will be related to your structure and working of electron microscope. So structure and working of electron microscope. Structure and working, that on which principle does it work? So this will become your first heading. In electron microscope, object and lenses are placed in a vacuum chamber. So you have to write down that on which principle does it work? That स्पेसिमेन, ऑब्जेक्ट मीन स्पेसिमेन, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप में उसको स्पेसिमेन ये ऑब्जेक्ट कहते हैं. और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन के साथ आपके पास होते हैं लेंसेज. सो इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो लेंसेज यूज़ होते हैं दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज. Now in electron microscope object and lens are placed in a vacuum chamber. यानी आप अपने ऑब्जेक्ट को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज को कहाँ पर प्लेस करते हैं, कहाँ रखते हैं? एक ऐसी खाली जगह में जहाँ पर हवा मौजूद नहीं होती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड वैक्यूम चैम्बर. इस जगह को कहा जाता है वैक्यूम चैम्बर. और फिर इसमें से अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जेक्ट से गुजारी जाती है. यानी इस वैक्यूम चैम्बर में जब आप इनको रखते हैं तो वहाँ से फिर आप एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की कतार दर कतार, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन एक कतार की शक्ल में वहाँ इसमें से यानी आपके ऑब्जेक्ट में से पास होते हैं. और इस तरीके से फिर जब जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास थ्रू होते हैं रिफ्लेक्टेड होते हैं कहाँ से? ऑब्जेक्ट से. यानी अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से गुजर रहे हैं? आपके ऑब्जेक्ट के स्पेसिमेन से गुजरने के बाद ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होते हैं. रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है? कि टकराने के बाद ऑब्जेक्ट से वापस पलट जाते हैं, मुड़ जाते हैं और मुड़ने के बाद ये उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना देते हैं जिसको अब लास्ट में हम लिखेंगे मेक एन इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो जो पूरा वर्किंग है और जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली इसमें मौजूद हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज शामिल हैं, इसके अलावा आपका जो ऑब्जेक्ट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं उनको एक ख़ाली जगह में या बिल्कुल हवा से पाक जगह में रखा जाता है जहाँ हवा मौजूद नहीं होती, जिसे वैक्यूम चैम्बर कहते हैं. उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर जैसे ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉन की कतार दर कतार जो आपने एक सीक्वेंस होता है तरतीब के साथ उसको गुजारा जाता है ऑब्जेक्ट में से. ऑब्जेक्ट से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू यानी उसमें से गुज़रते हैं, गुज़रने के बाद ये एक इमेज बना देते हैं ऑब्जेक्ट की. और इस तरीके से ये इमेज आप किसी भी स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पर देख सकते हैं. सो फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एनलार्ज एंड फोकस क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इस इमेज की एक बड़ी तस्वीर फोकस करते हैं. यानी इनका काम ये होता है कि तस्वीर को या इमेज को बड़ा करना और साथ साथ फोकस करना, यानी देखने वाले को ताकि नज़र आए कि तस्वीर या जो भी इमेज या छवि या अक्स बना है. इमेज किसे कहा जाता है? अक्स. तो जो अक्स बना है वो बड़ा हो चुका है. अगर वो ऑब्जेक्ट छोटा सा है, मिसाल के तौर पे एक सेल इतना सा है, तो बड़ा करके आपको वो सेल जो है वो जितना बड़ा आप करना चाहें वो बड़ा होकर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज से एनलार्ज हो जाएगा.
और फोकस करने का मतलब ये है कि उसको आपने एक जगह पर फिक्स कर देना, एक जगह रख देना है कि जिससे आपको वो ब्लरनेस ना हो, धुंधलापन महसूस ना हो। तो इस तरीके से आप बाकायदा तौर पे किसी भी स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक फिल्म पे अपना वो इमेज देख सकते हैं। Dear students, now in front of you there is a sketch of electron microscope and I am going to show how does it work. So working of electron microscope or the working principle of electron microscope will be shown in this diagram. Electron microscope use signals arising from the interaction of an electron beam. Here you can see the electron beam. Okay, and with this specimen to obtain information about structure and morphology. And the very first point which I am going to tell you is the electron gun. You can see here the electron gun. Basically, electron gun produces electrons. These are the beam of electrons represented in the form of arrows. So these are electron or electronic beam. Now what happened next, that two electromagnetic lenses, here you can see electromagnetic lenses 1 and 2. Two electromagnetic lenses focus the electron beam. First of all, these electron beam are dispersing or scattering in all directions, but afterwards they are becoming straight and moving downward. So these two electromagnetic lenses focus this electron beam on the specimen down here and then into a thin tight beam. So to move electrons, as you can see the electrons are moving down. So to move electrons down, voltage current is applied, because electron means electrons are basically the charges and the flow of charges is called electricity. So electrons को नीचे लाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? वोल्टेज करंट की ज़रूरत है, जो कि हमने कहाँ अप्लाई किया हुआ है? दैट इज़ द टंगस्टन फिलामेंट एंड दिस एनोड. टंगस्टन फिलामेंट और एनोड के दरमियान ये हाई वोल्टेज हमने क्रिएट किया है, अप्लाई किया है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं. द स्पेसिमेन टू बी एग्जामिन्ड इज़ मेड थिन. यहाँ पर जो हमने स्पेसिमेन लिया है स्टेज के ऊपर, ये हमारा स्पेसिमेन है. स्पेसिमेन में कोई भी इंसेक्ट या ले सकते हैं या कोई भी स्पेसिमेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप ले सकते हैं. लेने के बाद हमने इसको बहुत ही पतला जो है वो कट कर दिया. हमने इसको बहुत ही पतली स्लाइस की शक्ल में एग्जामिन करना है. अदरवाइज़ हम जितना इसको मोटा लेंगे तो ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें विजिबल करके नहीं दिखाएगा. सो द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर यू कैन सी पासिस थ्रू द स्पेसिमेन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड. यानी यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स पहले बीम इलेक्ट्रॉन जो है उसने स्पेसिमेन को हिट किया और उसके बाद ये स्कैटर्ड हो गए. एरो ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं. The denser region of the specimen scatter more electron and appear darker in the image, while the transparent regions are brighter. अब इसमें जो regions आपको जो है वो darker region इसलिए नज़र आ रहे हैं कि electrons वहाँ पर बहुत ही कम जो है वो specimen से scatter हो रहे हैं. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट रीजन जो है वो आपको ब्राइटर नज़र आ रहा है, तो उस रीजन से नॉर्मली क्या हो रहा है कि जितना डेंसर रीजन होगा स्पेसिमेन में तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर हो जाएंगे. लेकिन अगर रीजन जो है वो आपका ब्राइटर आप शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसपेरेंट है. तो ये आपका शो कर रहे हैं दो एरोज जो नीचे की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो फोकसिंग है वो विजिबल है, अच्छी नज़र आ रही है. लेकिन ये दो एरो जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि ये स्कैटरिंग हो रही है, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर हो रहे हैं क्योंकि रीजन डार्कर है. तो इसलिए जो नॉर्मली आपको जो स्पेसिमेन नज़र आएगा वो थोड़ा सा डार्क नज़र आएगा, ब्लैक नज़र आएगा उसका वो हिस्सा. द इलेक्ट्रॉन बीम कमिंग आउट ऑफ द स्पेसिमेन पासिस आउट द ऑब्जेक्टिव लेंस. अब जो इसमें से गुजरने के बाद अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इसमें से गुजर जाएंगी, और अगर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इससे टकराने के बाद जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे. तो ये दो कंडीशंस होती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. लिहाजा इस केस में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम कमिंग आउट ऑफ द specimen passes out the objective lens which has high power and forms an image. Now the ocular lens then
magnify or produce the final image, which is actually enlarged or magnified. So in this way the whole mechanism or whole working of electron principle is in front of you. So students, this is the end of today's lesson about the electron microscope, structure, working, magnification, resolution, disadvantages, advantages, and along with types of electron microscope. You are now becoming familiar, and write down all these concepts in the form of home task and submit me as quickly as possible. So thank you so much. Allah Hafiz. Next heading of electron microscope is now resolution or resolving power. After the first heading of structure and working, now the next heading is resolution or resolving power. So electron microscope has much higher resolving power than a light microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है. एंड द मोस्ट कॉमन और मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर. यानी इसकी रिजोल्यूशन कितनी है? अप्रॉक्सीमेट 0.2 नैनोमीटर. और यहाँ पर हमने एक वैल्यू ये भी बताई कि 1 नैनोमीटर जो है वो कितने के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/100. यहाँ पर बल्कि और ज़ीरो आप लगाएंगे, 4 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे और देन इट विल बिकम अप्रॉक्सीमेट 10 लाख. 10 लाख टाइम्स जो है वो तकरीबन इसकी मैग्निफिकेशन होती है. और इसको आप जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं. सो इट इज़ मिलीमीटर. इंटरनेशनल और पाकिस्तानी दोनों में आप इसको पढ़ सकते हैं. सो इट इज़ अबाउट सो मच, यानी बहुत ज़्यादा ह्यूज रिजोल्यूशन है जो कि इस वक्त इस सामने आपको नज़र आ रही है. नाउ इट इज़ 1000-fold इम्प्रूवमेंट. यानी यूँ समझ लें कि वहाँ पर हमने 1 माइक्रोमीटर पढ़ा था, यहाँ पर तकरीबन वहाँ पर हमने यूँ पढ़ा था कि 1 लाइट माइक्रोस्कोप में 1 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1/1000. और यहाँ पर मज़ीद 3 ज़ीरो के इस्तेमाल से अब आपके पास इम्प्रूवमेंट कितनी हो गई? 1000-fold इसकी ज़्यादा है. इसकी 1000-fold कम हो गई, इसकी 1000-fold ज़्यादा हो गई. सो इट इज़ अ 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप. अनदर हेडिंग इज़ मैग्निफिकेशन. Magnification. So what is the magnification of light microscope? In the previous lesson कितनी हमने देखी थी? That was 1500 times. 1500 times. Now the magnification of electron microscope is about 250,000 times. 250,000 टाइम, यानी इतनी ज़्यादा होती है. पर लाइट माइक्रोस्कोप की 1500 गुना आप चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं. और यहाँ पर 250,000 अप्रॉक्सीमेट 2,50,000 दफ़ा मरतबा आप उस ऑब्जेक्ट को साइज़ उसका बड़ा करके देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट हेडिंग रिलेटेड टू इट इज़ एडवांटेजेस. सो एज़ यू नो इट इज़ द एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, and due to it has some advantages as well. For example, under special condition electron microscope has the ability to detect. EM for electron microscope can detect. क्या कर सकता है ये? Can detect individual atoms. ये इनफरादी तौर पे जो भी आपके मैटर हैं उनके अंदर के एटम्स दिखा सकता है जो लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकता. सेल्स की इंटरनल डिटेल आपको दे सकता है. ऑर्गेनल्स के बारे में बता सकता है, विच आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, even molecules of life, like which molecules कौन कौन से आ गए इसमें आपके पास? DNA एंड प्रोटीन, जिनका बहुत ही स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर तक आप नहीं पहुंच सकते हैं. तो वो तमाम इंटरनली अगर आप ये स्ट्रक्चर ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, सो इट कैन बी ओनली डन बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड देन आर मच लार्जर. दैट इज़ आप ये नहीं बल्कि आप देख सकते हैं बल्कि much larger than single atom.
सिंगल एटम से भी सिंगल एटम्स। क्या मतलब हुआ इसका पॉइंट का कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप बहुत ही जिसे कहते हैं ख़ास हालात में इससे इनफरादी एटम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्लांट और एनिमल के सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनल्स के बारे में मुकम्मल आपके पास रिसर्च आ सकती हैं। एंड इवन मॉलिक्यूल्स जिसमें आपके डीएनए और प्रोटीन शामिल हैं, एक सिंगल एटम से भी आपको बड़े नज़र आते हैं। ये अब आप जहन में रखें कि एटम से भी बड़े आपको ये मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं, तो जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आप छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़ा करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। Now students, there is a blog on the page number 54 from where you have to note down the disadvantages of using electron microscope। जहाँ पर कुछ चीज़ों के फ़वाइद होते हैं वहीं पर कुछ नुकसानात भी आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस आपने नोट डाउन करने कि जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनल्स बट इट कैन नॉट बी यूज टू स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस। तो बहुत ही ज़्यादा इसका जो डिसएडवांटेज हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, इट कैन नॉट बी यूज टू स्टडी लाइफ प्रोसेसेस। ये हमें कौन सी चीज़ों को देखने में मदद नहीं देता, तो ये वो लाइफ प्रोसेसेस हैं। लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूडिंग कौन कौन से हैं, मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, लाइक मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, respiration, growth, and so many other. So these are the live processes which cannot be studied through electron microscope. Therefore we can use, instead of electron microscope, the light microscope is our best option. And why the study of life processes cannot be taken through the electron microscope? So the reason is that the specimen must be held in a vacuum chamber. इसका reason क्या है हमारे पास, because जो भी specimen हम देखना चाहते हैं, specimen are placed or held in the vacuum chamber. And what is vacuum chamber? As I told you, वैक्यूम चैम्बर क्या है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, मैंने आपको बताया था वर्किंग में कि जो भी ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन आप देखना चाहते हैं उनको आप वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं। और वैक्यूम चैम्बर की ख़ास बात क्या होती है कि इसके अंदर जो है वो हवा, जो तमाम हवा होती है उसके अंदर से रिमूव कर दी जाती है। सो ऑल एयर मस्ट बी रिमूव्ड। अब यहाँ पर लॉजिक क्या बन रही है कि वैक्यूम चैम्बर में रख के स्पेसिमेन को अगर आप स्टडी कर रहे हैं और उनके लाइव प्रोसेसेस को देख रहे हैं, तो वजह क्या है कि जब एयर ही नहीं है तो क्या ज़िंदगी का वहाँ पर कोई आसार होंगे या ज़िंदगी के कोई आपको रमक दमक नज़र आएगी? क्या वो लाइफ आपको वहाँ उस जगह पर जहाँ हवा मौजूद नहीं है, क्या आप वहाँ ज़िंदा रह सकेंगे? तो स्पेसिमेन को वैक्यूम चैम्बर में रखने का मकसद ये था कि एयर को जो है वो रिमूव कर दिया जाए, और लेकिन एयर को रिमूव करने से तमाम जो उसकी ज़िंदगी के, जो ऑर्गेनिज़म की ज़िंदगी के प्रोसेसेस हैं, वो तमाम के तमाम भी वहीं पर रुक जाते हैं, जिससे आप मज़ीद उसको स्टडी नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेस्ट जो सॉल्यूशन आपके पास आता है वो किसका है कि अगर आपने लाइव प्रोसेसेस को स्टडी करना है, जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि मूवमेंट ऑफ अमीबा, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मूवमेंट ऑफ अमीबा। सो अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इंडिकेट्स दैट इट हैज़ सम लाइफ। इसकी ये ज़िंदा चीज़ है और ये हरकत करता है। हरकत करने से मुराद कि एक इर्रेगुलर शेप बॉडी रखता है और ये इसके सीडोपोडिया हैं जिनसे ये मूव करता है। एंड अलॉन्ग विद इट कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त इसके लिए लाइफ प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हरकत करने के लिए जो ऑर्गन्स चाहिए उनको हम सीडोपोडिया कहते हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ दिस
locomotory organ pseudopodia. So these locomotory organs in amoeba help these type of unicellular organisms to move. So अमीबा के अंदर जो हरकत करना यानी एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करता है, अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं कि इसकी मूवमेंट कैसी है, कैसे मूव कर रहा है, तो you will have to use light microscope instead of electron microscope, because electron microscope is failed in this case. ये आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम नहीं आएगा, आपने लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करना है. Next part of electron microscope is the types of electron microscope. So the types of electron microscope. For electron microscope, I am using the short term EM. So what is the meaning of E? Electron, and M for microscope. So basically biologists use two types of electron microscope in their scientific labs. Okay, so there are two types of electron microscope used by the scientists or biologists. First one is called the transmission electron microscope. Transmission electron microscope. What is the short terminology for this? अगर हम इसको शॉर्ट करके बनाएं तो ये बन रहा है T for transmission, E for electron, and M for microscope. So TEM, TEM, TEM. While on the other hand, the second type of electron microscope is called scanning electron microscope. Scanning electron microscope is also called SEM, SEM. S for scanning, EM for electron microscope. So these two types of microscopes are used by the biologists. Both types of microscopes are actually different from each other related to their working, that is the principle and uses. So in the next I am going to tell you how these two types of electron microscopes are working and used. So I am giving you the description of transmission electron microscope and scanning electron microscope in the form of differences. So the first point is related to the principle or working of principle, which indicates that how do these two types of electron microscope work. So in transmission electron microscope, normally electrons are transmitted. What is the meaning of transmitted? गुजर जाना through the specimen. ये इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो स्पेसिमेन, जो चीज़ आप ऑब्जेक्ट वगैरह देख रहे होते हैं, स्पेसिमेन कहा जाता है उसको, तो स्पेसिमेन के अंदर से गुजर जाती हैं. दिस इज़ बेसिक थिंग दैट ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग और ट्रांसमिटिंग electrons through the specimen, while on the other hand SEM, that is in scanning electron microscope, electrons are reflected from electrons क्या होते हैं, ये reflect करते हैं from the metal coated surface. ये बाकायदा तौर पे मेटल कोटेड जो सर्फेसिस होती हैं या मेटल से जो कवर्ड सर्फेसिस होती हैं उनसे टकराने के बाद यूँ समझ लें कि ये मेटल कोटेड एक सरफेस है, इस पर मेटल की बाकायदा कोटिंग हुई है. इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टकराते हैं और टकराने के बाद इनकी रिफ्लेक्शन हो जाती है. रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि ये वापस मुड़ जाते हैं इस तरह से. सो electrons are reflected from the metal coated surface and in this case electrons are transmitted through the specimen. यानी ट्रांसमिट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये आपका ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ से अब आपके इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास थ्रू हो जाएंगे. कैसे? इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजर जाएंगे, रिफ्लेक्ट नहीं होंगे बल्कि पास हो जाएंगे. और यहाँ पर क्या हुआ है
कि रिफ्लेक्शन हो गई है, यानी टकराने के बाद उसमें से गुजरे नहीं हैं बल्कि रिटर्न बैक हो गए, वापस पलट गए. So this is the first difference. Now the second difference is related to the uses. What are the uses of both microscopes? So in this case, the transmission, it is used to study internal cell structure. ये सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करने के लिए, उसके बारे में तफसीली मालूमात के लिए एक अहम काम अंजाम देता है. जबकि ऑन द अदर हैंड SEM, दैट इज़ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इज़ बेसिकली यूज्ड to study the structure of cell surfaces. Structure of cell surfaces. ये सेल की जो ऊपर की जो लेयर्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेल के ऊपर या एक तरीके से एक्सटर्नली जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए इस्तेमाल होता है. जबकि यहाँ पर इंटरनली भी अगर आप सेल स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है. यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिटेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए आपके पास इस वक्त बेस्ट माइक्रोस्कोप कहलाता है. Now there is a picture of electron microscope in front of you, and a kind or a type of electron microscope, this one is called transmission electron microscope. The magnification of this type of microscope is given here 1,000,000 times, which indicate that it is a transmission electron microscope. And what is the purpose of this? That aims a beam of electrons through a specimen. Basically इसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिमेन में से गुजारते हैं. डेंसर पोर्शन ऑफ द स्पेसिमेन अलाउ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू एंड अपीयर डार्कर इन द इमेज. और अगर जितना जो इमेज का या आपकी जो स्पेसिमेन का जो पोर्शन होता है वो डेंस होता है, जितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनमें ऑर्गेनल्स ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं तो वो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, जिसकी वजह से जो इमेज बनती है वो डार्कर होती है. डार्कर मतलब गहरी रंगत होती है, जो बैकग्राउंड है उसका ब्लैक सा होता है. ऑर्गेनिज्म सच एज द पैरामीशियम विच इज़ प्रेजेंट एट राइट. यहाँ पर आपको ये एक सर्कल में पैरामीशियम का इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. कैन ओनली बी सीन व्हेन द इमेज इज़ फोटोग्राफ्ड और शोन ऑन अ मॉनिटर. और यहाँ पर अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को यानी पैरामीशियम विच इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप इसको देखना चाहते हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं तो ये उस वक्त आपको नज़र आएगी जब आप बाकायदा तौर पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कोई यानी कोई फ़ोटोग्राफ हासिल करेंगे, इमेज को फ़ोटोग्राफ करेंगे या इसको कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस पर मॉनिटर करेंगे. एंड दिस माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स. यानी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड का मतलब कि कई सौ या कई हज़ार के भी कई 100 गुना जो है वो आपको ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है. सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. So another type of electron microscope now in front of you here, you can see running on the electricity as well. As you know that electrons are the flow of charges. That what is electricity? Electricity basically means flow of charges which are electrons. So a scanning electron microscope has magnification up to 200,000 times. 200,000 times, which is less than transmission electron microscope. So what are the other speciality or special features about the SEM? An SEM sweeps a beam of electrons over a specimen surface. ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम होती है उसको स्पेसिमेन की सरफेस से गुजारते हैं, causing other electrons to be emitted from the specimen. और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी emit यानी रिलीज़ करवाते हैं उस स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट से. SEMs या SEMs यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं प्रोड्यूस रियलिस्टिक 3 डायमेंशनल इमेज. इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो आप इमेज हासिल करना चाहते हैं वो रियलिस्टिक यानी हकीकत से करीब तर होती है और 3 डायमेंशनल जो है वो इमेज हासिल होती है यानी 3 रुखी, विच कैन ओनली बी व्यूड एज फोटोग्राफ्स, that is which is called the micrograph or on a monitor, as in the image of the paramecium which is present here at right.
As in the image of this paramecium, we can see the clear image has been observed. So here researcher basically compares an SEM mixture to a computer monitor showing an enhanced image. यहाँ पर जो रिसर्चर आपको नज़र आ रही हैं वो यही कर रही हैं कि ये मॉनिटर है और ये वो माइक्रोग्राफ है जो इनके हाथ में है। तो ये माइक्रोग्राफ और मॉनिटर से दोनों इमेजेस को आपस में कंपेयर करने के बाद, यानी इनका कंपैरिजन करने के बाद ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस में जो है वो इन्हांस इमेज जो है वो हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया कि जो क्लियर पिक्चर आपको मिल रही है वो आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मिल रही है। एंड बेसिकली जो टोटल आपका जो सेल स्ट्रक्चर है वो आपको इस वक्त ऑब्ज़र्व हो रहा है पैरामीशियम का। तो मैग्निफिकेशन को बढ़ाकर अगर आप चाहते हैं पेश करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्निफिकेशन के चाह रहे हैं, तो आपने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना होगा। और अगर मैग्निफिकेशन अप टू 200,000 टाइम्स आपको चाहिए तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके लिए बेस्ट है। So these are some of the examples or types of electron microscope with the help of these pictures.